कुमार झा स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम आपके साथ समसमय की एनवायरनमेंट और इकोलॉजी आधारित एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है जीआईबी असेसमेंट रिपोर्ट अर्थात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिपोर्ट। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये टॉपिक पर हम चलें आगे आपके साथ, उससे पहले ये ज़रूरी है कि ये टॉपिक हमारे इस सेगमेंट में आएगा और इसके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में प्रश्नों की प्रकृति क्या-क्या हो सकती है, और साथ ही साथ हम इस टॉपिक में आपके साथ कितने डायमेंशन के साथ चर्चा करेंगे, वो भी हम इसमें पहले जान लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है, अगर मैं प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखूं, तो चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो जिसमें ये करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा। खासकर सिविल सेवा में बायोडायवर्सिटी टॉपिक प्रीलिम्स के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और वहाँ पर प्रजाति आधारित क्वेश्चन प्रायः प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। और प्रजाति आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें प्रजातियों की शारीरिक संरचना के आधार पर, प्रजातियों की जो अपनी सामाजिक बिहेवियर होती है उसके आधार पर, प्रजातियों के विलोपन या उनके समक्ष जो खतरे का कारण है उसके आधार पर, और फिर प्रजातियों के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसके आधार पर। इस तरीके के क्वेश्चन जो है सो यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मेंस में भी ये पूछा जा सकता है कि मेंस में कुछ प्रश्नों को लिंक करके बायोडायवर्सिटी और उससे संबंधित जो सरकार की कुछ इनिशिएटिव हैं जो प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित होते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो सामान्य अध्ययन पेपर 3 में सिलेबस के रूप में भी शामिल है। तो आइए आज के इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक का नाम है जिसको कहते हैं हम जीआईबी असेसमेंट रिपोर्ट। 2026 में जीआईबी असेसमेंट रिपोर्ट आया है और ये जीआईबी का अर्थ है यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिपोर्ट। तो हम इस टॉपिक में क्या-क्या जानेंगे, कितने इसके डायमेंशन है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर हम इस पर एक-एक करके आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिपोर्ट 2026 है, उसमें मुख्य रूप से किन बिंदुओं को फोकस किया गया है। इससे पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रिपोर्ट में के बारे में 2017-18 में पहली बार असेसमेंट रिपोर्ट आया था। तो उस रिपोर्ट से 2026 का जो रिपोर्ट है, किस मामलों में थोड़ा-सा डिफरेंट है, क्या स्टैटिक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा इसमें जो है सो जीआईबी के बारे में विस्तार से, जीआईबी का अर्थ हुआ कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। विस्तार से क्या जानेंगे, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है किस प्रकार का प्रजाति है, किस पारिस्थितिक तंत्र में रहने का वो आदी है, उसका सामाजिक बिहेवियर और शारीरिक आकारिकी क्या होता है, तो इन सब पहलुओं के बारे में हम जानेंगे। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के समक्ष प्रमुख खतरे क्या हैं, यानी कि इनकी अगर समष्टि कम हो रही है, हालांकि जो रिपोर्ट है उसमें तो सिमिलर जो है सो या स्टैटिक इनके आबादी को दिखाया गया है, लेकिन इनकी जो आबादी है समष्टि है कम ही है। तो जाहिर सी बात है कि इनके समक्ष कुछ न कुछ चुनौतियां हैं, खतरे होंगे जिसके कारण इनकी समष्टि कम हो रही है। तो ये एक मुख्य और प्रारंभिक दोनों परीक्षा का की पार्ट है जो आपसे पूछा जाएगा। फिर एक है जीआईबी के संरक्षण की दिशा में क्या प्रयास किया गया है। तो हम इसमें विभिन्न प्रयासों को देखेंगे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवास संरक्षण, उसके समष्टि के बढ़ाने के लिए और किस तरीके के प्रयास इसके लिए किए गए हैं इसके बारे में जानेंगे। फिर आगे का मार्ग और प्रश्नों की प्रकृति इसमें क्या होगी ये हम जानेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप अंत तक देखिएगा और हम हर एक जगह यहाँ पर प्रीलिम्स के क्या-क्या प्रश्न बन सकते हैं वो हम कोट करते जाएंगे, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए और इसे समझना और प्रश्न किस तरीके से आ सकते हैं वो तय करना आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो ये चर्चा में, चूंकि करंट का टॉपिक है तो इसके चर्चा में रहने का कारण क्या है, तो चर्चा में ये रहने का कारण ये है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड असेसमेंट रिपोर्ट 2026 जारी किया गया है। तो यहाँ पर एक प्रीलिम्स का प्रश्न ये हो जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि जो जीआईबी रिपोर्ट है
वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जीआईबी रिपोर्ट भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। एक यहाँ पर प्रीलिम्स का पॉइंट बनेगा, तो हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। साथ ही साथ देखिए टॉपिक से प्रश्न कैसे बनते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान की चर्चा हुई है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी जुटा लेना चाहिए। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई, किसके अधीन ये कार्य करता है और क्या इसका मुख्य कार्य है, तो यहाँ से एक लिंक ये भी बनता है। लेकिन हम अपने टॉपिक पर भर रहेंगे, लेकिन आप जब इस टॉपिक को देखें तो कंसर्न एरिया को भी कवर करते जाएं। अब जो मुख्य बातें इस रिपोर्ट में बताई गई है वो बताई गई है कि इसकी जो आबादी है वो स्थिर है। स्थिर आबादी कहने का अर्थ है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिपोर्ट है इससे पहले 2017-18 में जारी किया गया था और उसके बाद 2026 में जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया है कि जंगल में इनकी जो आबादी है वो लगभग स्थिर बनी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें बताया गया कि 130 के आसपास ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी है, जो पिछले रिपोर्ट के तुलना में लगभग क्या हुआ है, स्थिर बना हुआ है। तो पहला क्या है इस रिपोर्ट की मुख्य बातें, इसमें यह बताया गया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो आबादी है वो लगभग कांस्टेंट है, स्थिर है। दूसरा, इसमें इनके आवासों के बारे में चर्चा किया गया है कि इनके रहने के उपयुक्त क्षेत्र होने के बावजूद क्या है कि सर्वेक्षण में पाया गया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए केवल 16% हिस्से ही इसके एरिया में पाए गए हैं, यानी इतने क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र है कि अधिकांश ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान के जैसलमेर जिले में, यहाँ पर एक पार्क है जिसको हम कहते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क, और दूसरा जो पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये एक मुख्य प्रश्न है पीटी के लिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो आबादी है वो किन क्षेत्रों में या राजस्थान के किस नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो एक डेजर्ट नेशनल पार्क है और दूसरा पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज है। अब यहाँ पर जब डेजर्ट नेशनल पार्क की चर्चा हुई तो इसके बारे में भी आपको जानकारी जुटाना चाहिए, यानी कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो किस जिले में है, किस प्रकार का यहाँ पर क्लाइमेट पाया जाता है, किस प्रकार की यहाँ पर वनस्पति वेजिटेशन पाए जाते हैं, किस प्रकार वन्य जीवों के लिए ये जाना जाता है। तो इस तरीके से हमें इसको ध्यान में रखना है। तो 3 की पॉइंट है रिपोर्ट के बारे में। एक लाइन में स्टेट में याद रखना है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी स्थिर बनी हुई है, सीमित आवास है, 16% क्षेत्र ही पाए गए हैं, और तीसरा कि इनकी जो अधिकांश आबादी है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले के डेजर्ट नेशनल पार्क और पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज के आसपास जो सुरक्षित इलाका है वहां पर पाया जाता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट का एक पार्ट और है जिसमें जो कुछ अन्य जीवों के बारे में बताया गया है, तो वो अन्य अवलोकन क्या इस रिपोर्ट के बारे में वो है। तो सर्वेक्षण के दौरान इसमें 35 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का झुंड पाया गया। इसके अलावा 1568 चिंकारा का झुंड यहाँ पर पाया गया। फिर 79 रेगिस्तानी लोमड़ियों का भी झुंड जो है या लोमड़ियों की आबादी को यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा नीलगाय, सुअर और आवारा कुत्तों जैसी जो कुछ गैर मूल प्रजातियां को भी यहाँ पर देखा गया है। तो अन्य रिपोर्ट को भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और खासकर इसमें जो नीलगाय है, सुअर है, आवारा कुत्ता इस क्षेत्र में पाए गए हैं, ये भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के समष्टि में कमी का कारण बन रहे हैं। वो कैसे बन रहे हैं तो आगे हम इसमें डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर जाने से पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो किस क्षेत्र का प्रजाति है, किस क्षेत्र में रहने का आदी है, उसकी क्या शारीरिक संरचना होती है, और सबसे महत्वपूर्ण कि उसकी स्थिति क्या है। स्थिति कहने का अर्थ है कि जो साइट्स का 3 अनुसूची होता है उसमें इसकी क्या स्थिति है, जो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज है उसमें इसकी क्या स्थिति है, भारत में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें इसकी क्या स्थिति है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये मुख्य रूप से क्या है, पहला पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है
कि ये भारतीय उपमहाद्वीप का स्थानिक पक्षी है, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए इंडेमिक स्पीसीज के रूप में आता है ये। दूसरा ये क्या है कि राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। स्टेटमेंट करके यहाँ से पीटी में आएगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में क्या सही है क्या गलत है। पहला स्टेटमेंट, यह भारतीय उपमहाद्वीप का इंडेमिक है। दूसरा, यह राजस्थान का राज्य पक्षी है। तीसरा, ये जो पक्षी है जो शुष्क और अर्धशुष्क रीजन है, यानी कि एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट का जो क्षेत्र होता है और जो खुले घास मैदान के क्षेत्र होते हैं, उस क्षेत्र का ये पक्षी है, वहां पर रहने का आदित है। भारत में अगर बात की जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो आबादी है वो राजस्थान में है, गुजरात में पाया जाता है और साथ ही साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी इसकी आबादी पाई जाती है। जैसे इस डायग्राम में जो आप देख रहे हैं, जो ग्रीन एरिया है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के मूल आबादी को दिखाता है और प्रायद्वीपीय भारत में जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्षेत्र है। तो भारत में वितरण याद रखना है और छोटे जो कुछ समूह है यहाँ पर पाए जाते हैं। 3 की पॉइंट आपको बताया कि ये भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एंडेमिक है, राजस्थान का राज्य पक्षी है, एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट में जो खुले घास मैदान तंत्र होते हैं उस क्लाइमेट में या उस जलवायु दशा में रहने का ये आदी होता है और भारत में मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और कुछ प्रायद्वीपीय राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। इसका आवास तो हमने बता ही दिया कि किन क्षेत्रों में है। फिर ये जो है आकार में भारत के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, यानी कि शारीरिक आकार भारत में जो भी पक्षियां पाई जाती है उसमें से सबसे बड़े आकारों में से एक है। दूसरा, भार जो है दुनिया के सबसे भारी अधिक वजन वाले पक्षियों में से एक है और बस्टर्ड परिवार में 4 पक्षी प्रजातियां शामिल हैं, उनमें से एक है। बस्टर्ड परिवार में 4 पक्षी प्रजातियां शामिल है, उनमें से एक है। कौन कौन से 4 बस्टर्ड? तो एक है जिसको कहा जाता है मैकियन का बस्टर्ड, दूसरा है लेसर फ्लोरिकन, तीसरा है बंगाल फ्लोरिकन और चौथा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण, अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण की स्थिति को देखा जाए तो IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें ये अत्यंत संकटग्रस्त की सूची में, यानी कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड प्रजाति की सूची में शामिल है। दूसरा, अगर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात की जाए भारत के दृष्टिकोण से, उसके अनुसूची 1 में शामिल है। अनुसूची 1 में शामिल होने का अर्थ है कि इसे उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त है और संरक्षित क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्र के बाहर भी इसका अवैध शिकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह की सुरक्षा बाघ और शेर जैसे वन्य जीवों को मिला हुआ है, ठीक उसी तरह की सुरक्षा इसे भी प्राप्त है। जो CMS है, जो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज पर एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, उसके परिशिष्ट 1 में शामिल है और साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है। साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल होने का अर्थ है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कॉमर्शियल पर्पस के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तभी किया जा सकता है जब उस व्यापार का उद्देश्य मानवीय कल्याण है, वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान है। अगर वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान है तब भी इसका व्यापार तभी होगा जब दोनों देश, जिन 2 देशों के बीच व्यापार हो रहा है उन दोनों देशों के बीच इस तरह की संस्थाओं के मध्य लाइसेंसों का आदान प्रदान हो। अन्यथा अनुसूची 1 में शामिल होने के कारण इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्जित है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये हायर सुरक्षा की प्रजाति है और जिसको सुरक्षा की जरूरत है क्योंकि इनकी समष्टि काफी कम रह गई है। लेकिन इसकी जो आबादी होती है घास मैदान का, इसे राजा माना जाता है। घास मैदान का इसे राजा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके बचाने का अर्थ है कि अगर हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाते हैं तो इसका अर्थ है कि हम उस पूरे घास इकोसिस्टम को बचाते हैं जिसमें कई वन्य जीवों का भी संरक्षण होगा। दूसरा क्या है कि इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। इसे किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक सर्वभक्षी पक्षी की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये फसलों पर लगने वाले जो छोटे छोटे कीट होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उस कीटों को भी पकड़कर खा जाते हैं, जैसे टिड्डों को, भृंगों को, चूहों को और सांपों तक को खा जाते हैं। इसलिए इसको एक तरीके से
प्रकृति का पिस एक तरीके से कह सकते हैं कि किसानों का मित्र है और प्रकृति का शुद्धिकरण भी करने वाला ये माना जाता है। तीसरा, पर्यावरण का स्वास्थ्य सूचकांक है। पर्यावरण का स्वास्थ्य सूचकांक है, इसका अर्थ है कि अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपने पर्यावरण में पाया जाता है तो इसका अर्थ है कि उस क्षेत्र में घास मैदान, जलीय क्षेत्र और अन्य जीवों के बीच जो है पूरी तरीके से पारिस्थितिकीय संतुलन बना हुआ है। तो ये इस दृष्टिकोण से भी महत्व रखता है कि घास मैदान का राजा है, क्यों है ये जान बताया आपको, किसानों का मित्र है, क्यों है ये बताया आपको, और पर्यावरण का स्वास्थ्य इंडिकेटर है, कैसे है ये हमें देखना है। अब ये जो पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, रिपोर्ट में बताया गया है कि इनकी आबादी के समक्ष खतरा है। तो इनकी आबादी के समक्ष खतरा है, वो किन किन कारणों से खतरा है, तो एक इसमें बताया गया है कि बिजली संचरण की जो लाइनें हैं, जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं, उस ट्रांसमिशन लाइन से टकराने के कारण इनके मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सामने की जो दृष्टि होती है वो कमजोर होती है और तारों से उसमें बचने की क्षमता कम होती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इनकी दृष्टि कमजोर होती है और तारों से इनके बचने की क्षमता कम होती है, तो एक इसके कारण। दूसरा, उस क्षेत्र में जो कृषि के लिए फेंसिंग की गई है, सड़कों, जल स्रोतों और सौर संयंत्रों के कारण जो इनके आवासों का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, वो इनके आबादी के कम होने का कारण है। फिर आवासों की हानि, अवैध शिकार भी होता है और अंडों का शिकार, जैसे हमने कहा कि इस क्षेत्र में नील गाय, आवारा कुत्ते, इनकी समष्टि भी बड़ी है। तो कई बार क्या होता है कि उनके पैर के तले जो इनके अंडे होते हैं वो दबकर टूट जाते हैं और वो भी इनके समष्टि में गिरावट का कारण है। तो एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसकी आबादी में कमी का निम्नलिखित में से क्या कारण है। इसलिए इस रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए मजबूत आवास सुरक्षा करना है, खतरों को कम करना और आवास का जीर्णोद्धार और संरक्षण और प्रजनन का आवश्यक प्रयास करना होगा। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के समक्ष जो प्रमुख खतरे हैं उसको इस रूप में हमें ध्यान में रखना, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसके संरक्षण के प्रयासों की दिशा में क्या क्या कार्य किए गए हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले इसमें एक है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये अलग से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में नीचे दिए कथन में कौन सही है और कौन गलत है। तो ये राजस्थान सरकार द्वारा 2013 में शुरू किया गया और एक सहयोगात्मक संरक्षण कार्यक्रम है। सहयोगात्मक संरक्षण कार्यक्रम का अर्थ है कि इसमें कई संस्थानें शामिल है। तो इसमें भारत सरकार शामिल है, राजस्थान सरकार शामिल है, गुजरात गवर्नमेंट शामिल है, भारतीय वन्यजीव संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत सहयोग भी इसमें शामिल है। तो इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवास में सुधार और पुनर्स्थापना। दूसरा, अंडों और घोंसलों का संरक्षण करना। तीसरा, शिकारियों का प्रबंधन करना। चौथा, बिजली संचरण लाइनों से उत्पन्न खतरों को कम करना और कैप्टिव ब्रीडिंग को यानी कि सुरक्षित क्षेत्र में, संरक्षित क्षेत्र में इनके जनसंख्या को बढ़ाने का प्रयास करना। तो एक इसमें दो तरीके से क्वेश्चन, एक इस पार्ट पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन जा सकता है और दूसरा प्रश्न पूछेगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो संरक्षण कार्यक्रम है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसका क्या पर्पस है। तो यहां से प्रीलिम्स के दो क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है कि इनकी आबादी को बढ़ाने के लिए बंदी प्रजनन कार्यक्रम, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अब प्रश्न है कि कैप्टिव ब्रीडिंग क्या है और किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो कैप्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है कि इसके लिए राजस्थान के जैसलमेर जिले में दो क्षेत्र साम और रामदेवरा स्थित है। तो ये भी स्पेस जो स्थल है इसको ध्यान में रखना है। कैद में 98 चूजों का उत्पादन किया गया। इसका अर्थ है कि कैप्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है कि जो जंगल में घास मैदान क्षेत्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के द्वारा अंडा दिया जाता है, उस अंडे को संरक्षित तरीके से कलेक्ट किया जाता है, उसे एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में लाया जाता है, फिर उसका उस्मायन किया जाता है और जंगल में छोड़े जाने से पहले उसमें से चूजे का विकास कराया जाता है और इसे पालन पोषण करके
फिर जब वो जंगल में छोड़े जाने योग्य हो जाता है तब उसे छोड़ा जाता है। तो इसी के द्वारा इसके जो समष्टि है, आबादी है, उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर कृत्रिम गर्भाधान को इसमें बढ़ावा दिया जाता है। तो कृत्रिम गर्भाधान पर फोकस किया गया है और इसमें क्या किया गया है कि सफल प्रजनन में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरा है और वर्तमान समय के दौरान जो हैच किए गए हैं अधिकांश चूजे इसी माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। जंप स्टार्ट हस्तक्षेप, ये भी इनके संरक्षण का एक तरीका है। जंप स्टार्ट हस्तक्षेप का अर्थ है कि संरक्षण प्रजनन के लिए जंगली घोंसलों से अंडे एकत्रित किए जाते हैं, यानी कि जब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड घास मैदान जो उनका पर्यावरण है वहां अंडे देते हैं तो वहां से अंडे को पहले कलेक्ट किया जाता है और जब आप पहले से दिए गए अंडे को कलेक्ट कर लिया जाता है तो मादा पक्षियां जो होती हैं वो प्रतिस्थापित स्थान पर अंडे देने के लिए प्रोत्साहित होती हैं और फिर जो अंडे आपने कलेक्ट कर लिया है उसको कैप्टिव जो प्रजनन कार्यक्रम होता है उसके माध्यम से और जो मादा ने दोबारा अंडा दिया उसको जंगली आबादी के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसको जंप स्टार्ट हस्तक्षेप कहते हैं। फिर तीसरा है पावर लाइन समन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन है जिससे टकराकर इनकी मृत्यु हो रही है। इसमें से दो तीन चीजों पर फोकस किया गया है। पहला तो एक, जहां पर संभव हो ट्रांसमिशन लाइन को भूमिगत किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है। दूसरा, जहां पर अभी भूमिगत संभव नहीं है वहां पर आवास के क्षेत्र में बर्ड डाइवर्टर्स लगाया जाए, यानी कि पक्षी विचलन उपकरण, एक ऐसा चमकीला कोई पदार्थ जिसे पक्षी दूर से ही देख ले और वो अपने मार्ग को क्या कर ले, परिवर्तन कर ले। तो पावर लाइन समन पर भी काम इसमें किया जा रहा है। फिर जो संरक्षण के प्रयासों में किए जा रहे हैं, जैसे हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में ऐतिहासिक फैसला दिया है, एक समिति का गठन किया है कि बिजली लाइनों को भूमिगत करने की व्यवहार्यता की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र भी निर्देश दिए हैं कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि पक्षियों के मुख्य आवास वाले क्षेत्र में बिजली तारों को हर हाल में अंडरग्राउंड करना है। और तीसरा, जैसे हमने कहा कि बर्ड डाइवर्टर लगाना है ताकि ट्रांसमिशन लाइन जो है उससे टकराने से पहले वो अपने दूसरे रास्ते से होकर संरक्षित क्षेत्र की ओर चले जाएं। अंतरराज्यीय पहल भी है। गुजरात के नालिया में एक चूजे का जन्म हुआ है जो अंतरराज्यीय संरक्षण प्रयासों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा इसमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो एक अबू धाबी से तकनीकी की मदद, जैसे आपने देखा होगा ऊपर कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट है उसमें अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का भी सहयोग है, तो वहां से इसको आप लिंक कर लेंगे। भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के इंटरनेशनल फंड फॉर हाउबर कंजर्वेशन से तकनीकी सहायता ली है, जिन्हें बस्टर्ड प्रजाति के कृत्रिम प्रजनन का दशकों से अनुभव है। तो कैप्टिव ब्रीडिंग और किस तरीके से कृत्रिम प्रजनन कराया जाए इसके लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से भी सहयोग लिया जा रहा है। दूसरा, प्रवासी प्रजाति का कन्वेंशन 2013 में जो इसको अपनाया गया, बट 2020 में भारत के गांधीनगर में इस पर सम्मेलन हुआ था। किस पर? CMS का, कंजर्वेशन ऑफ ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज का। इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लुप्तप्राय प्रजाति की सूची की अनुसूची 1 में शामिल किया गया, जैसे कि हमने पहले ही बताया था। इससे क्या है कि इनके संरक्षण के लिए भारत को वैश्विक स्तर से धन और विशेषज्ञता का लाभ मिल सकता है। और तीसरा, सीमा पार संरक्षण। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में इन पक्षियों की आवाजाही को देखा गया है, तो इसको देखते हुए दोनों देशों के विशेषज्ञों द्वारा एक संयुक्त संरक्षण रणनीति बनाने पर सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी लिया जा रहा है। इसके अलावा जो आगे का मार्ग हो सकता है वो क्या हो सकता है? तो हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए आगे के मार्ग और तकनीकी सहयोगों की भी हम बात करेंगे। एक इसमें है सैटेलाइट टैगिंग, ये आएगा एग्जाम में। इसमें क्या किया जा रहा है कि पक्षियों के पीठ पर हल्के सोलर पावर्ड
ट्रांसमीटर लगाए गए हैं जिनसे वन विभाग को रियल टाइम में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लोकेशन, उनके उड़ने के रास्ते और पसंदीदा जगह जहां पर वो रुकते हैं उनको ट्रैक करने में क्या होगी, मदद मिलेगी। ड्रोन सर्विलांस का भी उपयोग किया जा रहा है कि इंसानी दखल के बिना पक्षियों के घोंसले और अंडों की निगरानी के लिए थर्मल कैमरों से लैस ड्रोन का भी क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल। और एंटी पोचिंग कैमरों का भी उपयोग किया जा रहा है कि अवैध शिकार और आवारा कुत्ता की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एंटी पोचिंग कैमरा, जैसे हमने कहा कि नील गाय है, आवारा कुत्ता है और इस तरह की आबादी बढ़ने के कारण उस क्षेत्र में उनके पैर से कई बार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंडे टूट जाते हैं, तो उस पर भी निगरानी की जा रही है। ये जो पार्ट है ये मोस्ट VVI है, इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन इस बार सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स 2025 में पूछा था, लेकिन वो दूसरे फॉल्कन के बारे में था, लेकिन यहाँ पर इस पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसकी बजटिंग और फंडिंग जो हो रही है संरक्षण के लिए, एक कैंपा फंड से हो रहा है और कैंपा फंड जो है क्या है, ये कंपनसेटरी और एफॉरेस्टेशन फंड है, उसके माध्यम से हो रही है। दूसरा, ग्रीन एनर्जी कंपनियों का भी इसमें योगदान है, जैसे उस क्षेत्र में जो सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं, जो पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं, उसके लगने के कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो आवास का क्षेत्र है उसका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और उनके आवासों में कमी आ रही है। तो इन कंपनियों की भूमिका को भी, ऊर्जा कंपनियों की भूमिका को भी इसमें बढ़ाया जा रहा है ताकि इनके तार को भूमिगत किया जाए और फिर ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के मार्ग डायरेक्शन के लिए डाइवर्टर लगाएं, तो ग्रीन एनर्जी कंपनियों का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ाया जा रहा है। और केंद्र राज्यों की साझेदारी यानी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, राजस्थान सरकार मिलकर संकटग्रस्त प्रजाति के रिकवरी प्रोग्राम के लिए विशेष वार्षिक बजट भी जारी करते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जो फंडिंग और बजटिंग है, 3 तरीके से, कैंपा फंड है, ग्रीन एनर्जी कंपनियों का भी कंट्रीब्यूशन है और केंद्र राज्य की साझेदारी भी है। फाइनली ये जो है, इस पर आगे का क्या मार्ग हो, तो इस पर सरकारें काम कर रही है स्थानीय तौर पर। तो जंगलों में वापस छोड़ना, कैप्टिव ब्रीडिंग के बाद जैसे जहां पर छोड़ना है इसको सैम और रामदेवरा में, तो बड़े हो रहे बस्टर्ड को अगले कुछ वर्षों में धीरे धीरे वापस तरीके से इनके प्राकृतिक आवास में छोड़ने की योजना, इसके लिए स्थानीय लोगों की सहायता ली जा रही है। तो वहां पर हमने क्या लिखा, सामुदायिक भागीदारी, कि स्थानीय ग्रामीण और चरवाहों को बस्टर्ड गार्ड्स के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे अंडे की सुरक्षा कर सके और शिकारियों पर नजर रख सके और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शिकारियों से बचा सके। तीसरा, स्थानीय समुदाय का उपयोग इनके आवास बहाली के लिए भी किया जा रहा है। जो सौर ऊर्जा कंपनियों के साथ मिलकर ऐसे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जहां पक्षी बिना किसी बाधा के एक जगह से दूसरे जगह, अर्थात एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर जा रहे हैं। स्थानीय समुदाय की जो भूमिका है वो बस्टर्ड मित्र के रूप में है, पारंपरिक खेती को बढ़ावा इसके रूप में, यानी स्थानीय समुदाय कीटनाशकों का उपयोग कम करने के लिए उनको कहा जा रहा है। अगर स्थानीय समुदाय कीटनाशकों का उपयोग कम करेंगे तो वहां पर जो कीट होते हैं वो रहेंगे और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्या मिलेगा, भोजन की प्राप्ति होगी। जैसे टिड्डे भृंग की आबादी बढ़ेगी तो उनको भोजन मिलेगा, तो उनकी समष्टि बढ़ेगी। तो इसके लिए भी स्थानीय किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो पारंपरिक खेती करें और सुरक्षित चारागाह यानी चरवाहों को अंडे प्रजनन काल के दौरान विशिष्ट क्षेत्रों में मवेशी न चराने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है ताकि जो पशु है उनके पैर तले, उनके घोंसले, उनके अंडे को कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए स्थानीय समुदाय की भी भूमिका बढ़ाई जा रही है। तो ये था आपका ये टॉपिक जो एक प्रीलिम्स के एग्जाम के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा और साथ ही साथ इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, किस प्रकार बन सकते हैं, संरक्षण आधारित जो कार्यक्रम है वो काफी लंबा है तो उस पर कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर अपना नोट्स बना लीजिए ताकि आने वाले किसी भी प्रारंभिक परीक्षा में अगर आपसे इस टॉपिक से संबंधित